हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इस हिंदी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले वर्णमाला के बाद वाक्य, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य के क्रम को पूरा किया। अभी मैंने आपसे बीच में बताया कि जब शब्द पढ़ा रहे थे तो उसी के क्रम में बताया कि उसमें ढेर सारे और हिस्से सब उसी में समाहित हैं। अब उन्हीं क्रम को हम पुनः आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो ये अभी थोड़ा ध्यान रखना है कि जल्दी हो जाए। तो आपकी उसी 75 नंबर में से अगला हिस्सा संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा और लिंग दोनों इस हिस्से में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा सामान्यतः आप सभी ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मुख्यतः नाम को ही संज्ञा के रूप में देखा गया। तो संज्ञा का तो ये परिभाषा हो जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता भेद। संज्ञा के असली चीज़ यहीं पे समझ में आती है कि पहले तो जब पहचान गए कि व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को, जैसे व्यक्ति में मोहन, राम, सोहन, कृष्ण हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और वस्तु में कुर्सी, मेज, बस, गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी, हवाई जहाज, पेन, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, तो वस्तु हो जाती है। स्थान में भी ठीक है ना, आपका मुंबई, लखनऊ, लंदन, कुछ भी ऐसे शब्द आ सकते हैं। तो उसका प्रयोग उस आधार पर स्थान की जगह। गुण दोष में भी मोटापा और मिठास, ये सब गुण दोष भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग ये देखने का काम करते हैं कि मुख्यतः वाक्य के जो भेद हैं वो भेद कितने हैं। ये संख्या इनकी आती है 5 की, ठीक है ना। जिसमें पहला हिस्सा हम देखते हैं, नंबर 1 है ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा इसमें आ जाता है जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा आ गया भाववाचक, तीसरा आ गया भाववाचक। अगला इसी में से आप देखेंगे कि ये जो आपका ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी के अंतर्गत ही माने जाते हैं दो और वो रखे जाते हैं नंबर 4 और 5 पर। 4 पर आ जाता है द्रव्यवाचक, ठीक है, और अगला आ जाता है 5वां समूहवाचक। ये आपके संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ पर ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ध्यान से केवल सुनेंगे समझ में आएगा। व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल। जैसे किसी बस विशेष चीज़ का नाम जब लिया जाएगा, उसको स्पेशल करके नाम पुकारा गया, वो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाता है। अगर व्यक्ति के नाम में लिया जाए तो कोई भी राम, सोहन, महेश, दिनेश, गणेश, ऐसे ही रहीम, करीम, कुछ भी नाम आ जाए वो हमारा कहाँ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में ही जाएगा, ये नाम के जगह से किसी व्यक्ति के साथ। लेकिन वस्तु के साथ भी आप पुस्तक में, तो पुस्तक में स्पेशल कर देंगे, रामायण कर देंगे, बाइबल कर देंगे, कुरान कर देंगे, तो वो स्पेशल हो गया। जब कुरान लिखा गया तो स्पेशल हो गया, ये रामचरितमानस लिखा गया तो स्पेशल हो गया। ऐसे ही कोई चीज़ तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक की श्रेणी में, वस्तु का नाम भी। स्थान में भी ठीक है ना, यहाँ वहाँ नहीं, हम जब विशेष लिख दिया, ये भी मैंने कहा कि लखनऊ, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, किसी भी इसी तरह का, तो वो कहाँ चला जाता है,
वो स्थान के लिए पर्टिकुलर हो गया, वो वहाँ चला गया, वो बड़े शहर चला गया, वो नाम नहीं है, ठीक है ना। शहर गया, गांव गया, नहीं ना, कस्बे में गया, बाजार गया, ये कोई मतलब नहीं है, वो उस श्रेणी में नहीं आएगा। तो वो व्यक्तिवाचक का मतलब, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम जब पर्सनल किसी नाम के साथ देखते हैं तो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आता है। दूसरा आता है जातिवाचक। उन्हीं लोगों को जो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में थे, उन्हीं को जब समूह के साथ या एक ऐसे रूप में देखा गया जहाँ पे उसी तरह के एक ही प्रकार के स्वरूपों के ना, जैसे अगर मोहन कहा गया तो मोहन एक कोई पुरुष है, सीता कहा गया तो एक कोई स्त्री है, लेकिन जब लड़कियां कहा गया तो लड़कियों में कौन है पता नहीं, महिला कहा गया, स्त्री कहा गया तो पता नहीं, लेकिन जब लड़का कहा गया तो कौन लड़का पता नहीं। इसलिए लड़कों की एक जाति बताएगी, मतलब वो फीमेल है या मेल है। इस तरह से सीता और कृष्ण या राम जब भी प्रयोग किया गया तो वो पर्टिकुलर किए गए या नाम लिया गया, रमेश दिनेश लिया गया तो नाम लिया गया, और जाति का मतलब क्लियर है। भाववाचक में, भाववाचक का मतलब हो जाता है कि जब आप ये जानते हैं कि कोई वस्तु जैसे छोटा बड़ा, ठीक है ना, मिठास खटास, ऐसे ही मोटा पतला, तो ये भाव के साथ देखा जाता है, तो यह उसके साथ भाव के रूप में आ जाता है, यह एक विशेष रूप में अलग हो जाता है। तो तीन प्रकार की मुख्य संज्ञाएं हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। लेकिन इसी जातिवाचक के साथ ही द्रव्यवाचक का भी, लेकिन अलग से ही समझे इसको। अगर प्रश्न मुख्य संज्ञा कितने होते हैं तो 3 संज्ञा, भाव जातिवाचक संज्ञा के साथ अन्य किसको जोड़ा गया तो वो अन्य इसमें जुड़ जाते हैं। तो वो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में वो वस्तुएं जो नाप तौल के साथ देखी जाती होंगी, जो विशेष रूप से सोना चांदी या दूध पानी जो नाप तौल से ही ली जाती हैं, उन सबको द्रव्य की श्रेणी में रखा गया। ऐसी वस्तुओं को द्रव्यवाचक ही की श्रेणी में रखा जाएगा। और समूहवाचक का मतलब जहाँ भी ऐसा शब्द जिससे किसी कई लोगों का लगता हो, जैसे जब भीड़ शब्द का प्रयोग किया गया तो भीड़ का मतलब कई लोग थे, सेना का अर्थ प्रयोग किया गया तो कई लोग थे, दरबार का अर्थ पूरा किया गया तो दरबार में भी कई लोग थे, तो इस तरह से कक्षा क्लास प्रयोग किया गया तो कई लोग थे। तो इस तरह से यह शब्द आपको क्लियर हो जाता है। शब्द का मतलब मैंने बार बार कहा, जब शब्द पढ़ा था तो मैंने कहा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इसी के अंतर्गत आएंगे, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग फिर से कर रहा हूँ। ये शब्द ये जितने सारे हैं इसकी भी एक अलग पहचान होती है। लिखा जाता है, जब प्रश्न आपके आएंगे तो निम्नलिखित में जातिवाचक शब्द पहचानिए, निम्नलिखित में भाववाचक शब्द पहचानिए, या निम्नलिखित में कोई भी इस तरह का शब्द पहचानिए। कभी कभी आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक से और किसी में परिवर्तन करने के लिए भी आ सकता है, तो वो भी परिवर्तन की भी स्थिति में आप वो जानते हैं कि वहाँ पर केवल जैसे अगर भाववाचक संज्ञा है तो जैसे मिठास है तो ये बूढ़ा मैंने बूढ़ापा है, बूढ़ा है तो बूढ़ा क्या हो जाता है एक जाति में आ गया, लेकिन बुढ़ापा आ गया तो भाववाचक आ गया। तो इस तरह से बूढ़ा से भाववाचक से जातिवाचक से भाववाचक बनाने की भी प्रक्रिया आ सकती है। ये कई बार 2007 की भी परीक्षा में आपके आ चुका है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक में से गुच्छा है, वो समूहवाचक में भी आ जाएगा, द्रव्य तेल पानी बता ही दिया गया। तो ये हो गए आपके संज्ञा मुख्यतः। संज्ञाओं के बाकी के और जो रूप हैं वो आपके सामने आ जाएगा। अगला हिस्सा आपका है लिंग। लिंग का मतलब होता है कि माने व्यक्ति के जेंडर से पहचान। हिंदी में ये थोड़ा टेक्निकल हिस्सा है। हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, बाकी जगहों पे कुछ भी हो, लेकिन हिंदी में एक केवल पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जितने प्राणीवाचक हैं वह भी और अप्राणीवाचक हैं
वह भी। प्राणीवाचक का तो जेंडर पहचानना थोड़ा आसान है, लेकिन अप्राणीवाचक का जेंडर पहचानना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी। और जेंडर वैसे बहुत टेक्निकल चीज़ें बन जाता है न पहचान पाने की स्थिति में। वैसे एक विद्वान हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने जेंडर को पहचानने के लिए, भले परिभाषा तो सबको पता है कि जिस शब्द से किसी स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो जाए उसे हम उस लिंग की परिभाषा में ले आएंगे। जो जिस क्रम में होगा, जिस श्रेणी में होगा, जिस व्यवस्था में होगा, हम उसको उसके आधार पर देखेंगे। अब श्रेणी और क्रम और व्यवस्था में इसलिए कहा क्योंकि अप्राणीवाचक भी हैं, तो अप्राणीवाचक वस्तुओं को पहचानने का एक बहुत बड़ा आसान तरीका कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया, जो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सी जेंडर में अपवाद की स्थितियां हैं। अपवाद की स्थिति का मतलब कि अगर कुछ कहा जाता है कि दूध का बना हुआ हर पदार्थ पुल्लिंग होता है तो ठीक है, लेकिन घी बदल गया, कहीं चला गया दही, कहीं, तो इस तरह से परिभाषाओं में गड़बड़ हो जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या बताया कि अगर प्राणीवाचक में पहचान आ रहा है लेकिन अप्राणीवाचक नहीं पहचान में आ रहे हैं, तो जैसे भेद तो आप समझ लीजिए, बाहर आगे क्लियर कर देते हैं। भेद तो आपका दो ही हो गया, नंबर एक हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा हो गया पुल्लिंग, ठीक है ना, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, इसी दो में ही सब बटे हुए हैं, चाहे जो होगा प्राणी या अप्राणी। तो उनका जो एक मत है, और हम लोगों ने भी जो निष्कर्ष निकाला, बाकी तो तैयारी की जाएगी, उसको आपको सामने फिर रखा जाएगा, आपको मिलेगा भी नोट्स, उसको पढ़ लेंगे। लेकिन चूँकि समय आपके पास कम है, देखने का भी समय का, लेकिन इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जेंडर पहचानने के लिए जैसे एक से कोई शब्द पूछा जाए तो उसको हम वाक्य प्रयोग में लेकर के आ जाएं। वाक्य प्रयोग का मतलब उसी शब्द का वाक्य प्रयोग हम कम से कम 3 से 4 करें, और 3 से 4 करते करते जब हमको ज़्यादा श्रेणी में वह लग जाए कि वह किस तरफ जा रहा है, जो अप्राणीवाचक है, तब हम उसे उस जेंडर की ओर आसानी से समझ सकते हैं। वरना तो फिर नियमों में तो काफ़ी लोचा है। जैसे देशों के नाम पुल्लिंग है लेकिन श्रीलंका क्यों स्त्रीलिंग है, अब ये व्याकरण के नियम बनाने वालों ने इसमें अपने को भी उलझा लिया है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने 42 प्रकार के संशोधन किए, लेकिन जितने बनाते गए उतने उलझते गए। तब उन्होंने यह नियम बताया जो मैं आपको बताऊँ, उन्हीं का बताया हुआ नियम है कि किसी भी सेंटेंस को 4 कम से कम प्रयोग करिए। अगर उसमें से 3 या अधिक आपको, या 4 से भी अधिक अगर आप प्रयोग करिए, और अगर वो जिस तरफ ले जा रहा हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की ओर ले जा रहा हो, तो वो आप उसको मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक शब्द आ जाता है पेड़, पता नहीं चलता कि यह किस जेंडर में है। अगर पेड़ को पता करना है तो फिर हम पेड़ के साथ प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पेड़ कटा है कि पेड़ कटी है, आपको आंसर शायद समझ में आ रहा होगा कि पेड़ कटा है कि पेड़ कटी है, ये कहने पर दिखता है। अगर आंधी आई, तूफान आया, पेड़ गिरा है कि पेड़ गिरी है, ठीक है, तो आपको समझ में आ सकता है कि गिरा या गिरी है। तो पेड़ गिरी नहीं, पेड़ गिरा है। पेड़ कटी नहीं, पेड़ कटा है, ठीक है ना। पेड़ मोटा है कि पेड़ मोटी है, तो पेड़ मोटा है, तो कहेंगे मोटा है या पतला है, तो फिर पतला है कि पतली है, फिर पेड़ पतला है, ठीक है। पेड़ अच्छा है कि पेड़ अच्छी है, पेड़ अच्छा है, पेड़ अच्छी नहीं प्रयोग। इसका मतलब जितना भी हम प्रयोग करते हैं पेड़ के साथ, वो पुल्लिंग के रूप में ही जा रहा है। तब हम उसको कैसे पकड़ लेते हैं, पुल्लिंग पकड़ लिया, वो पहचान में आ जाता है, न पता होने के बाद भी, ठीक है। ऐसे ही मान लो कुर्सी शब्द है, तो कुर्सी क्या है, कुर्सी मना पता चलता। जनरली जब लोग कहते हैं कि अकारांत और इकारांत में
देखने लगते हैं कि अकारांत होगा तो पुल्लिंग होगा, इकारांत होगा तो स्त्रीलिंग होगा। तो इकारांत है तो दादी है, नानी है, मामी है, चाची है, तो इकारांत देखते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं? स्त्रीलिंग देखते हैं। लेकिन इकारांत में फिर तो ऐसे ही भाई दिख जाए तो इकारांत दिखता है, तो फिर भाई तो स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर आप देखें कि अकारांत सारे पुल्लिंग होते हैं, तो दादा, बाबा, नाना, चाचा अगर पुल्लिंग है तो फिर माता फिर कैसे पुल्लिंग हो जाएगा? तो ये बड़े विसंगतियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए प्रयोग करने के जब, हाँ खैर प्राणीवाचक में तो कठिनाई नहीं होती, लेकिन अप्राणीवाचक में हो जाती है। तो मैंने भी आपसे कहा कि अगर आपके लिए पेड़ आया तो पेड़ का आपने कर लिया, लेकिन अगर कुर्सी आ गया तो कुर्सी को हम क्या करेंगे? अब कुर्सी छोटी है कि कुर्सी छोटा है, कुर्सी अच्छी है कि कुर्सी अच्छा है, ठीक है ना। अब कुर्सी और भी बड़ी है कि कुर्सी बड़ा है। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो पता चल जाता है कि हम प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं कि ये कुर्सी तो स्त्रीलिंग की ओर जा रहा है, सारे प्रयोग इसके स्त्रीलिंग की ओर संकेत कर रहे हैं। तो पहचान का तरीका इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे कि जैसे अभी भोजन बनता है तो दाल शब्द का प्रयोग हो जाए, तो दाल में क्या है? दाल पक रहा है कि दाल पक रही है, दाल मीठी है कि दाल मीठा है, ठीक है ना, दाल अच्छी है कि दाल अच्छा है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिख गया कि भले ही अकारांत है लेकिन ये कैसा है? ये स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो प्रयोग करने के आधार पर, इसलिए मैंने कहा पहचान के कुछ नियम आपको PDF में मिल जाएंगे, वो आपको उसको देखेंगे, उसको आज ही कल में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप संज्ञा में मुख्य रूप से ये भेद 5 उनको, उनकी परिभाषा को उतना नहीं बल्कि उनके शब्दों को पहचानने का क्रम ध्यान रखेंगे, फिर बात बन जाएगी। ऐसे ही जेंडर आपके लिए है बहुत बड़ा, है बहुत टेक्निकल, लेकिन पहचानने के लिए निम्नलिखित में आता है एग्जाम में कि जेंडर में पहचानने के लिए लिंग क्या है, तो ऐसे ही शब्द आ जाएगा। 2007 में शायद आया था कि स्त्रीलिंग में ये आया कि कुर्सी और ऐसे ही खजूर, तो कई शब्द लिख कर के आ गए। तो उसमें पूछा गया था कि एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो स्त्रीलिंग में कुर्सी आ जाती है। तो कुर्सी पहचानने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर कुर्सी लिख दिया। पहचान का तरीका भी आपको अगर पता है तो ही आप इसका समाधान कर सकेंगे, वरना फिर आप उलझे रह जाएंगे। इसकी जितनी परिभाषाएं आप पढ़ेंगे सब में अपवाद के रूप में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। इसलिए हम फिर अगला हिस्सा आपको थोड़ी देर में दूसरा देने का काम करते हैं। धन्यवाद। थोड़ी देर देखते हैं।